नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त कपिल गंगवार आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा CS सर की, मैं आपका हिंदी का टीचर आपके सामने हिंदी की क्लास लेके आया हूं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की कुछ आगामी परीक्षाओं को लेकर, उनमें आने वाले क्वेश्चनों को लेकर। सबसे पहले हम आज बात कर लेते हैं हिंदी का बेसिक वर्णमाला से। वर्णमाला की आज हम बात करते हैं। वर्णमाला की अगर हम बात करें तो वर्णमाला की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि कह सकते हैं वर्णों का व्यवस्थित समूह या समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं वर्णों का व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला की अगर हम बात करें तो वर्णमाला आप अगर जानते होंगे, यहां अगर हम वर्णों के व्यवस्थित समूह की बात करें तो या समुदाय की बात करें तो जैसे आप जानते होंगे, आपने सबने देखा होगा आपके घर में माताएं बहनें माला पहनी हुई होती हैं। उनको अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देखते होंगे वो जो मालाएं पहनी होती हैं उसका एक एक मोती बड़े व्यवस्थित तरीके से, ना छोटा ना बड़ा होके एक ही आकार में रखा गया होता है। इसी तरीके से हम अगर वर्णमाला की बात कर लें तो वर्णमाला में वर्णों का व्यवस्थित समूह या समुदाय को हम यहाँ पे जान सकते हैं कि ऐसे शब्द या ऐसे वर्ण जो बढ़ते क्रम में उच्चारण की दृष्टि से या प्राणवायु की दृष्टि से जो हम आगे देखेंगे उसके तहत यहाँ पर रखा गया है। आइए हम उसके यहाँ पे हम जैसे हम देख सकते हैं, हम बात करें जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने देखा होगा आ ई री आ ई उ री ए ओ और औ और लास्ट में आता है अंग और आहा। इस तरीके से हम देखें यहां पर तो ये हमारे स्वर दिए गए हैं और कुछ वर्ण दिए गए हैं। इसके बाद हमारी यहां पे व्यंजन आ जाते हैं। व्यंजनों की हम बात करें तो का, खा, गा, इसी तरीके से हम आगे तक लास्ट में इसको देखते हैं ज्ञा तक। इसी तरीके से अगर हम आप यहां पर देख रहे होंगे कि आ की अगर हम बात करें तो इस आ के मुकाबले इसमें बोलने में हमको समय कम लग रहा है और हमें बोलना भी जल्दी पड़ रहा है। आप ये देखिए इसमें बोलने में और इसमें बोलने में आपको कितना अंतर पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें तो यही बात यहाँ पे परिभाषा में कही गई है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह या समुदाय, मतलब उसको व्यवस्थित तरीके से रखा गया है, छोटा पहले और बड़ा बाद में। अब हम अगर यहाँ बात कर लेते हैं इसी से लेके कुछ वर्णमाला से लेके, तो सबसे पहले हम बात करें वर्णमाला में हमें दिए गए हैं क्या। अगर हम लेखन के आधार पर बात करें तो लेखन के आधार पर अगर हम लेखन के आधार पर यहां बात करें तो हमें लेखन के आधार पर हमें वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या जो है हमारे वैसे वर्णमाला में 52 है। और अगर लेखन के आधार पर हम बात करें तो यहां भी हमें 52 देखने को मिलती है, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 हमें संयुक्त व्यंजन देखने को मिलते हैं। अगर हम यही बात कर लें उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से अगर हम बात करें तो उच्चारण के आधार पर, अगर यहां पे हम उच्चारण के आधार पर इसकी बात करते हैं तो आप देखेंगे आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर हमें क्या देखने को मिलता है। उच्चारण के आधार पर अगर हम देखने को मिले तो उच्चारण के आधार पर हमें देखने को मिलते हैं यहां पे स्वरों की संख्या हमें 10 देखने को मिलती है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। और हमें 35 व्यंजन देखने को मिलते हैं तथा हमें इसमें संयुक्त स्वर अगर उच्चारण की दृष्टि से बात करें तो हमें एक भी नहीं देखने को मिलता है। और इसी में अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें ये जो हमारे लास्ट में ये दो दिए गए हैं अंग और आहा,
इसको हम अगर उच्चारण की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पे हम इसको स्वर नहीं मानते हैं। और यहाँ पे तीसरा आपको जो व्यंजन आपने देखा होगा 3 मूल स्वर, हमने यहाँ बात की थी 13 स्वरों की, यहाँ पे 10 स्वरों की बात की है। तो यहाँ और यहाँ की अगर हम बात करें तो हमें अंग और आ और ऋ हमें देखने को उच्चारण की दृष्टि से नहीं मिलता है। अरे हम यहीं अगर बात करें हमारे इस समय स्वरों की संख्या कितनी है वर्तमान में, तो स्वरों की संख्या हमें वर्तमान में देखने को मिलती है 11। 11 जो है उनमें 11 में हमें इनको हम अयोग्यवहा कहते हैं। हम इन्हें अयोग्यवहा शब्द कहते हैं, अयोग्यवहा वर्ण कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, अब इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं वर्ण की। वर्ण को हम जानते हैं, वर्णमाला में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की परिभाषा की बात में। वर्ण की परिभाषा को अगर हम कहें तो वर्ण की परिभाषा सबसे पहले हम यहाँ पे जान सकते हैं, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, आपको इसमें देखने में आसानी हो जाएगी। वर्ण की अगर हम बात करें तो वर्ण को हम कह सकते हैं भाषा की या ध्वनि की सबसे छोटी ध्वनि, स्वतंत्र ध्वनि, जिसे हम मूल ध्वनि भी कहते हैं, जिसके कोई हम खंड नहीं किए जा सकते। खंड की अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मूल स्वतंत्र इकाई, स्वतंत्र इकाई जिसके कोई खंड नहीं किए जा सकते, जिसके कोई खंड नहीं किए जा सकते। खंड का मतलब यहां अगर हम बात करें तो खंड नहीं किए जा सकते, किए जा सकते हैं, वह वर्ण कहलाते हैं। अगर यहां पर खंड की बात करके देखें तो आप जैसे ही यहां देख सकते हैं, अभी हम यहां बात करें तो जैसे आप यहां पे देखिए आ ई उ, इस तरीके से आगे हम बात कर सकते हैं का, खा और आगे डैश डैश डैश। अगर आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे जो ये हमें आ दिया गया है, ये तो खुद मूल ध्वनि है, इसके क्या भेद किए जा सकते हैं? इसके आप कोई खंड कर सकते हैं? इसका कोई खंड नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ण को कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी मूल स्वतंत्र इकाई, जिसके कोई खंड नहीं किए जा सकते, मतलब जिसको कोई तोड़ा नहीं जा सकता, किसी दो वर्ण में नहीं तोड़ा जा सकता। अगर खंड की बात करें, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे हम इसकी बात करें अगर आ की, तो आप देख रहे होंगे यह दो छोटे आ से मिलकर बना है, तो यहां इसका तो खंड किया जा सकता है, लेकिन आप इसके खंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें, अगर किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लग जाए तो उसका भी हम खंड नहीं कर सकते। हाँ, इसका खंड कर सकते हैं। इसके अगर खंड की बात करें तो इसको हम खंड कर सकते हैं। इसके खंड की अगर हम बात करें तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको का हलंत प्लस आ। इसको हम आगे पढ़ेंगे व्यंजन में आ क्यों लगाया जाता है। आगे अगर इसकी बात करें तो अब हम इसी तरीके से बात कर सकते हैं वर्ण के भेद की, वर्णों का भेद, वर्णों के भेद की बात करें। अगर हम वर्णों के भेद की बात करें तो यह दो भेद होते हैं। पहले भेद की बात करें तो पहला भेद हमारा कहलाता है स्वर तथा दूसरा कहलाता है व्यंजन। स्वरों की जैसा आप पीछे पढ़ा भी होगा, स्वर हमारे मूल स्वर 13 है तथा वर्तमान में 11 स्वर हैं। और व्यंजनों की बात हम करें तो व्यंजन हमारे 35 व्यंजन हैं। 35 व्यंजन यहाँ पर आपको हैंगे और 13 स्वर जो ये हमारे ये मूल स्वर हैं, लेकिन वर्तमान में अगर स्वरों की बात की जाए तो 11 स्वर हैं। अंग और आहा को अयोग्यवहा माना जाता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वर की, स्वरों की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे।
स्वर की। स्वर की अगर हम बात करें तो स्वरों को हम कह सकते हैं स्वर, वह स्वतंत्र इकाई या वह स्वतंत्र ध्वनि जिसे बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसको हम स्वतंत्र तरीके से बोल सकते हैं। आप बोल के देखिए स्वर, यहां पे हमने बात करी थी अभी, आप बोल के देखिए स्वरों को। यहां हमने बात की थी ये स्वरों की, आ ई उ। इनमें आपको कोई भी शब्द या कोई भी वर्ण जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये तो स्वतंत्र है अपने आप में। हमने यहां बात की थी ई की बात करें तो ई भी स्वतंत्र है, इसमें किसी भी दूसरे वर्ण का संयोग या संधि नहीं की गई है, इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं स्वर। स्वर मतलब बेस वर्ण, वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यहां हम कह सकते हैं कि वर्ण की स्वतंत्र इकाई, ठीक है, वर्ण की स्वतंत्र इकाई जिसे हम स्वतंत्र तरीके से बोल सकते हैं, हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए आगे बात करते हैं हम वर्णों के, स्वरों के हम यहां भेद को देख सकते हैं। अगर हम भेद की बात करें, किसके, स्वरों के भेद की बात करें हम यहां पे, अगर स्वरों के भेद की अगर हम बात करें तो स्वरों के अगर हम भेद की यहां बात करते हैं तो स्वर हमारे 3 भेद होते हैं, 1, 2 और 3। पहला हमारा होता है ह्रस्व स्वर। दूसरे की बात करें तो हम दीर्घ या इसको लघु स्वर भी कहते हैं, नहीं, दीर्घ या गुरु स्वर, इसको हम लघु स्वर भी कहते हैं। लघु मतलब छोटा, लघु स्वर। और तीसरा हमारा होता है प्लुप्त स्वर। ये आपने देखा हमारे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा स्वर जो होता है, पहले स्वर की हम बात करें तो पहला हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा गुरु या दीर्घ स्वर और तीसरा हमारा प्लुप्त स्वर की बात होती है। यहां पे हम सबसे पहले देख लेते हैं ह्रस्व स्वर को। ह्रस्व स्वर की अगर हम यहां पे बात करें तो ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें हमें बोलने में एक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है या जिन्हें हम स्वतंत्र तरीके से बोल सकते हैं। स्वतंत्र तरीके से बात करें तो अगर हम यहां पे कह सकते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा की आवश्यकता होती है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर मतलब वे स्वर जिनके बोलते समय हमें ज्यादा किसी दूसरे वर्ण की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और ज्यादा ध्वनि की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, हम उसको आराम से बोल सकते हैं और ये स्वतंत्र ध्वनियां भी होती हैं, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। आगे हम बात करें दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलते समय हमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता हो तथा 2 मात्रा की आवश्यकता पड़ती हो, वह हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर की बात करें हम, दीर्घ स्वर गुरु स्वर वे स्वर जिन्हें बोलते समय हमें, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से
2 गुना समय लगता है। दो गुना समय लगता है, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं आ, ई, उ, ए, ओ और औ की। हाँ, यहाँ एक मिनट एक बात और करते हैं। इनकी हमने यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हमारा पहला आता है आ, जिसे आप छोटा आ कहते हैं। दूसरा आता है ई, तीसरा उ और चौथा दीदी देखने को मिलता है। इनकी संख्या टोटल 4 होती है। और यहीं अगर हम दीर्घ स्वर की बात कर लें तो इनकी टोटल संख्या, जैसा आप देख भी पा रहे होंगे, लिखी हुई भी गई है, यहाँ इनकी टोटल संख्या 7 होती है। मतलब अगर हम वहाँ ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर की हमारी जो वर्णमाला में संख्या दी गई है वह 4 है और दीर्घ स्वर की हमारी वहाँ पर 7 होती है। इसी तरीके से हम लास्ट बात करें प्लुप्त स्वर की। अगर हम प्लुप्त स्वर की बात करें तो प्लुप्त स्वर की अगर हम बात करें तो वे स्वर जिन्हें बोलते समय हमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता हो। मतलब वे स्वर जिन्हें हम अगर ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अगर बात करें तो हमें 3 गुना समय लगता है, और अगर हम उसकी बात करें अपने दीर्घ स्वर की तो उसकी अपेक्षा हमें 2 गुना समय लगता है। तो यहां हम कह सकते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है, वह हमारे प्लुत स्वर कराते हैं। प्लुत स्वर की अगर हम बात करें तो ये स्वर लगा तो होता है शब्द में, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, दिखाई भी देता है लेकिन हम कहीं कहीं उसको समझ पाते हैं, कहीं नहीं समझ पाते हैं कि ये प्लुत स्वर है हमारा। आइए देखते हैं। जैसे अगर हम जैसे बात करें तो आप सबने देखा होगा ओम लिखा हुआ। अगर हम यहां ओम को डिस्कस करें, ओम पे ध्यान दें, तो आप लोग देख रहे होंगे ये इसका जो बीच में लगा हुआ आपको स्वर दिखाई दे रहा है, इस स्वर की अगर हम बात करें तो ये हमारा प्लुत स्वर है। आप बोल के देखिए, एक होता है ओम, आप इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़िए, आप इसको कहेंगे ओम। इसकी अपेक्षा अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसको आप पढ़ते हैं ओम। या अगर हम यहां बात कर लें, यहां पे हम अगर बात करें, यहां लिखा है राम, और हम यहां बात कर लें राम की, तो आप इसकी अपेक्षा आप देखिए, इसको हम पढ़ सकते हैं राम, और इसकी अपेक्षा अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसको हम 3 गुना समय लगा के पढ़ेंगे, राम करके पढ़ेंगे। इसीलिए ये जो आपको बीच में यहां दिखाई दे रहा है, इसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसा कि आप सबने अभी स्वर देखा होगा, मैंने 3 की बात करी थी। सबसे पहले हमने बात करी थी यहां पे ह्रस्व स्वर की, ह्रस्व स्वर की हमने यहां बात करी थी। तो बात करी थी वे स्वर जिनके उच्चारण में हमें 1 मात्रा का समय लगता हो और जिसे हम जल्दी बोल सकते हैं, वह हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये हमारे 4 थे, आ, ई, उ और ऋ। इसीलिए आगे बात करी थी, इसके आगे हमने बात करी थी दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर में जैसा हम सबने देखा था, दीर्घ स्वर को हमने जाना भी था कि वे स्वर जिन्हें बोलते समय हमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, तथा
वह हमारे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और इनकी यहाँ पे हमने संख्या यहाँ पे देखी थी है 7 थी। इसकी संख्या को हमने देखा था 7, और हमने देखा भी था कौन कौन से थे, आ ई उ ए ओ और ओ। अब हम यहाँ पे अब बात कर लें अंग और आहा की। अगर हम यहाँ बात करें अंग और आहा की, तो वर्णमाला में अब इनको वर्णमाला में इन्हें अयोग बहा वर्ण कहा गया है। अयोग बहा वर्ण की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, वे वर्ण जो इन्हें अनुस्वर भी कहते हैं। अनुस्वर का मतलब आप अगर अनुस्वर की बात करे जाए तो ये हमारे पूर्णतः स्वर ना होके आधे स्वर माने जाते हैं। इसकी आप देखना कहीं कहीं आपको यहाँ पे बिंदी भी लगी हुई दिखाई देती है जो माँ की भी आवाज देती है, और कहीं ये अंगा की आवाज देती है। तो ये वे स्वर हैं जिन्हें अब अर्ध स्वर माना जाता है, इसलिए हम इन्हें अनुस्वर भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजनों की अगर हम बात करें यहाँ पे तो व्यंजन वे शब्द या वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है वह व्यंजन कहलाते हैं। मतलब व्यंजनों को हम बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते हैं। अब हम यहां पर लिख सकते हैं वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। सहायता लेनी पड़ती है, मतलब बिना स्वरों की सहायता के यह नहीं बोले जा सकते, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। जैसे व्यंजनों की हम बात कर लें तो यह का, खा, गा, घा और अब आगे लास्ट में गया। अब यहां स्वरों की आवश्यकता कैसे पड़ती है, ये अगर हम देखें यहां पे तो आप देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजन इस तरीके से लिखा जाता है का प्लस जब तक हम इसमें आ की मात्रा नहीं लगाते हैं तब तक यह पूर्ण वर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए यह मिलके का बन जाता है। तो यहां जो हम कहें ये अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, स्वर ही तो है। जो हम पीछे पढ़ के आए थे ये हमारा हृदय स्वर है। तो ये आप देख रहे होंगे का के नीचे हलंत, जब इसमें आ की मात्रा जुड़ जाती है तो यह पूर्णता का बन जाता है। इसको हम अर्धवर्ण भी कहते हैं। इसी तरीके से आगे देख लो खा को, खा में हम प्लस आ करते हैं, हम खा में प्लस यहां आ करें तो ये हमारा खा बन जाता है। इसी तरीके से यहां आप इसको कह सकते हैं कि वे वर्ण जिन्हें बोलते समय हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ी है व्यंजन कहलाते हैं। अब हम व्यंजनों के भेद देखते हैं। अगर हम यहां बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करें कुछ तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है, हम यहां पर देख सकते हैं। अगर हम यहां बात करें ट्रिक की, आपको याद करने की, हम इससे कह सकते हैं इसे हम यहां कह सकते हैं का, ता, मु, दंतोष्ठ,
दंतोष्ठ, काता मुंह दंतोष्ठ, दंतोष्ठ काका। यह हमारी ट्रिक यहां पर लिखी गई है। आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए। आप यह देख, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि उच्चारण की दृष्टि से हमारे व्यंजनों को कितने भेदों में बांटा गया है। यहां पे देखिए आप दिया है काता मुंह दंतोष्ठ, दंतोष्ठ काका। यहां पे अगर हम बात कर ले तो पहला हमारा आता है कंठ, दूसरे की बात करें तो ये होता है तालु, तीसरे की बात करें तो ये मूर्धा, तो चौथे की बात करें तो दंत, पांचवें की बात करें तो दंतोष्ठ ओष्ठ, और इसके बाद बात करें तो दंतोष्ठ, और लास्ट में हमारे ये कहलाता है काकल्य व्यंजन। जैसा कि आप यहां पर देख भी रहे होंगे, एक हमारी ये ट्रिक है काता मुंह दंतोष्ठ, दंतोष्ठ काका। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे अगर बात करें तो जैसा आप यहां पे इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट जिन लोगों को लेना है ये ट्रिक का ले सकते हैं। पहले हम यहां पे बात कर लेते हैं कंठ व्यंजन की। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है, आपके पैट के एग्जाम के लिए आपको बहुत कारगर होगी ये। सबसे पहले हम बात कर लें कंठ व्यंजन की। तो कंठ व्यंजन हमारे कौन से व्यंजन कहलाते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय वायु या सांस की बात करें तो हम सांस हमारे कंठ से बाहर आती है, बाहर निकले तो वह कंठ व्यंजन कहलाते हैं। मतलब कंठ व्यंजन वे जिन्हें आप बोलते समय, आप बोलिएगा कंठ व्यंजनों को, कंठ व्यंजन के अंदर का जो व्यंजन आएंगे उन्हें बोलते समय आप ये खुद महसूस करेंगे कि जब हम उसका उच्चारण कर रहे हैं तो वायु हमारे किस जगह से आ रही है। जब हम बोल के देखते हैं, अब इसमें हम देख लेते हैं, जैसे हम जैसे बात करें यहां पे तो ये हमारा कहलाता है का, खा, गा, घा, उणा। ये व्यंजन जो हैं इनको आप देखिएगा, इनका उच्चारण करके देखिएगा। आप का को उच्चारण करिए का, जब आप उनको बोलते हैं तुरंत का, तो का बोलते हुए आप ये महसूस करेंगे कि आपकी जो सांस है वह कंठ से बाहर निकल के आ रही है। और अगर हम इसी की बात कर लें वर्ग में तो हम ये भी देख सकते हैं, ये हमारा का वर्ग कहलाता है। का वर्ग की हम बात करें तो ये हमारा का वर्ग कहलाता है, का वर्ग। तो आप ये देख सकते हैं कि का से जो हमने ट्रिक याद की थी, काता मुंह दंतोष्ठ, दंतोष्ठ काका, तो जो इसमें हमारा का है यह है हमारा क्या है? कंठ व्यंजन। और इसके अंतर्गत आने वाला जो वर्ग है वह भी का वर्ग है। यानी आप इसकी ये ट्रिक बहुत आसान हो गई है आपके लिए कि कंठ व्यंजन में आने वाला वर्ग भी का व्यंजन, का वर्ग है। तो आप ये कह सकते हो कि कंठ व्यंजन में हमें का जो वर्ण आ रहा है वह हमारे कंठ व्यंजन के अंतर्गत आता है। दूसरी हम बात कर लें तो दूसरा हमारा है तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन वे व्यंजन जिन्हें बोलते समय हमारी जो जीभ वह तालु को टच करती है। मतलब जिसको बोलते समय हमारी जीभ तालु को टच करती है और हम बोलते हैं, जब उसको बोलेंगे तो जीभ हमारी तालु से टच करके जब नीचे आती है तो हमारी सांस बाहर निकल के आती है और इसका उच्चारण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय हमारी जीभ
तालु को टच या टकराती है, तालु से टकराती है, वह तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तालव्य व्यंजन की हम बात करें तो यहां पे आप देख रहे होंगे वे वर्ण जिन्हें बोलते समय हमारी जीभ जो है वह तालु से टकरा रही है। अब इसमें हम बात कर लें, जैसे इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण जो हैं वह चा, छा, चा, छा और मा। ये जो हमारा इसके अंदर वर्ग आ रहा है इसको हम चा वर्ग भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तालव्य व्यंजन में वे व्यंजन आते हैं जो जिन्हें बोलते समय हमें हमारी जो जीभ है वह तालु से टकराती है। और कौन सा वर्ग आता है? चा वर्ग। चा वर्ग की अगर हम बात कर लें तो उसमें है चा, छा, जा, झा और उआ। इसके आगे की बात करते हैं तो हमने हमारी उसमें देखा था, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ का था हमने लिखा था तो यहाँ हम लिख सकते हैं का, आपके लिए बहुत सहायता रहेगी। और यहाँ पे हमने देखा था ता, अब हमने लिखा था का, ता, मुंह और दंत, ओष्ठ और आगे दंतोष्ठ। तो इसी श्रेणी में हमारा जो दूसरा मतलब तीसरा जो आता है उसे हम कहते हैं, इसी श्रेणी में जो हमें देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन की हम यहां पे बात करें तो मूर्धन्य व्यंजन वे व्यंजन, मूर्धा क्या होती है पहले तो मूर्धा को जाने। मूर्धा जो हमारा होता है वह तालु का ऊपरी भाग, जो आप देखेंगे आपकी जीभ में, आप ऊपर जब देखेंगे तो तालु में एक गहराई वाला भाग होगा, तो ये जो हमारा भाग कहलाता है ये मूर्धा कहलाता है। तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वे वर्ण जिन्हें बोलते समय हमारी जीभ तालु के बीच वाले भाग को टच करती है वह मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। हम यहीं पे यहाँ लिख सकते हैं वे वर्ण, वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय हमारी जीभ तालु के ऊपरी भाग का मतलब आप समझ रहे होंगे, अभी मैंने बताया भी था। ऊपरी भाग की हम बात करें तो जो गहराई वाला भाग होता है उस भाग को हम कहते हैं ऊपरी भाग। ऊपरी भाग से टकराती है तो वह मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। अब मूर्धन्य व्यंजन में हम बात कर लें, जैसे तो इसमें हमारा आता है टा, था, ता, धा, ठा, डा, ढा और अणा। ता, ठा, ता, धा और अणा। अब हम अगर इस पूरे की बात कर लें यहाँ पे तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सा वर्ग है? टा वर्ग। टा वर्ग हम कह सकते हैं क्योंकि टा वर्ग जो है इसके अंतर्गत इसके वर्ग के वर्ण आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जीभ हमारे तालु के ऊपरी वाले भाग को टच करती है तथा उसके बाद जो हमारी प्राणवायु बाहर निकलती है और उच्चारण हो जाता है, उन्हें हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन की हम बात करें तो यहाँ पे हमारा आपने देख रहे होंगे टा, ठा, डा, ढा, डा। आप इनका एक बार उच्चारण करके देखिए, आप कभी भी कंफ्यूज हो, आपकी पेपर में अगर प्रश्न आता है और वर्ण दिया गया होता है और पूछा जाए निम्नलिखित, मतलब ये वर्ण निम्नलिखित में से किस उच्चारण की दृष्टि से किसके अंतर्गत आता है, तो आप सबसे पहले उसको बोल के देखिए।
सबसे पहले बोल के देखिए, और आप अगर जानते हैं, अगर उसके वर्गों को जान जाएं कि ये किस वर्ग का है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि हमने सबसे पहले देखा था कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन में हमारा कौन सा वर्ग था? का वर्ग। दूसरा देखा हमने तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन में आप ये जान गए होंगे कौन सा वर्ग था? चा वर्ग। इसी तरीके से हमने मूर्धन्य की बात करी, तो मूर्धन्य में ने भी आप देखे होंगे कौन सा वर्ग है? टा वर्ग। तो हम ये बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। उससे पहले हमें हमारे वर्ग याद होने चाहिए। वर्णमाला में सबसे पहले हमें वर्णमाला याद होनी चाहिए, और सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए ये वर्ण किस वर्ग के अंतर्गत आता है। और अगर वर्ग के अंतर्गत आता है तो ये मेरी गारंटी है कि उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण में कितने भेद होते हैं ये तथा 5 वर्ग के नाम आपको मैं याद करा के रहूंगा। आगे हम बात करते हैं दंत। दंत से हमारा आता है दंत व्यंजन। दंत व्यंजन, दंत व्यंजन। दंत व्यंजन वे व्यंजन होते हैं या वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलते समय हमारी जो जीभ है वह दांतों को टच करती है। दांतों को मतलब आपके जो जीभ का आगे वाला भाग है वह दांतों से टच कर रहा है, तो वह व्यंजन दंत व्यंजन कहलाते हैं। हम लिख सकते हैं वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय हमारी जीभ दांत मतलब हमारे दंत से टकराती है या दंत को स्पर्श करती है। टकराती है हम स्पर्श लिख सकते हैं यहाँ पे, या स्पर्श करती है, वह हमारे दंत व्यंजन कहलाते हैं। दंत व्यंजन को आप जैसे जान रहे होंगे कि वे व्यंजन जिन्हें बोलते समय हमारी जीभ जो है स्पर्श कर रही है हमारे दांतों को स्पर्श कर रही है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम बोल के देख लें। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप जो भी वर्ण आपके परीक्षा में आए उसको सबसे पहले उच्चारण करके देख लें। उच्चारण करने से ही आपकी आधी से ज्यादा समस्या दूर हो जाएगी। आप खुद पहचान जाएंगे कि ये किस वर्ग का है, और आप जीभ का अगर स्पर्श पहचान पा रहे हैं कि हमारी जीभ हमारे किस अंग को स्पर्श कर रही है, हमारे किस संवेदी स्पर्श अंग को स्पर्श कर रही है, तो आप खुद समझ जाएंगे। आप बोलते समय स्पर्श कर रहे हैं कि हमारी जो वायु है, जीभ नहीं टच कर रही है, वायु बाहर आ रही है, तो ये कौन से वर्ग के अंतर्गत आ गया? का वर्ग के। तो ये कौन सा हो जाएगा? निश्चय ये कंठ व्यंजन हो जाएगा। इसी तरीके से आगे की हम बात करें कि हम ये देख लें कि जीभ हमारे बोलते समय हमारे तालु को टच कर रही है, तो ये हमारा तालव्य व्यंजन हो जाएगा। इसी से अगर अगली बात हम कर लें, अगर हम बात कर लें, तो अगर हम देख लें कि जीभ बोलते समय हमारे तालु के ऊपरी भाग को स्पर्श कर रही है, तो ये मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा। इसी तरीके से इस श्रेणी में हम यही बात कर सकते हैं कि हमारी जीभ अगर बोलते समय हमारे दांतों को टच कर रही है, तो यह हमारा दंत व्यंजन निश्चय ही दंत व्यंजन हो जाएगा। जैसे ता, था, था, ता, था, दा, धा और ना। अगर हम इन 5 वर्ण की बात कर लें तो इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक में ये भी कह सकते हैं, ये कौन सा वर्ग हो गया? हमारा ता वर्ग। ये आप देखिए हमारे वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। ये वर्गों की भी बात हम आगे करेंगे कि कौन कौन से वर्ग होते हैं, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन ये चीज ध्यान रखिए, हमारी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं और हर वर्ग एक उच्चारण के स्थान पे आता है। प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान एक ही है। ये आप देखिए, आप देख रहे होंगे चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान तालव्य व्यंजन ही तो आ रहा है। इसी तरीके से ता वर्ग में भी आप टा वर्ग में सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं ता वर्ग की। ता वर्ग, तो ता वर्ग जो है हमारा वह दंत व्यंजन है। इसको आप ऐसे भी पहचान सकते हो, अगर आप देखो तो ये दांत से देख सकते हो उसको, सही है,
ता से बात करो तो आप ता से भी देख सकते हो, दंत में ता आ रहे हैं, लास्ट में आप बात करके देखिए ता आ रहा है, तो ता से बहुत अच्छी पहचान है। ता आ रहा है मतलब दंत में ता आ रहा है, तो इसमें ता वर्ग है। और आप ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वर्ग और वर्ग के अंदर आने वाले वर्णों को आप अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि आप उससे पहचान सकते हैं। सबसे पहले तो आप यही पहचान सकते हैं कि कौन से वर्ग का वर्ण है। आपने पहचान लिया भाई का वर्ग का वर्ण है, तो ये 100% क्या नाम है कंठ है। आपने पहचान लिया ता वर्ग का है, तो आप 100% कह सकते हो यह दंत व्यंजन है। इसलिए आगे बात करते हैं ओष्ठ व्यंजन की। ओष्ठ व्यंजन की अगर हम बात कर लें तो ओष्ठ व्यंजन वे व्यंजन या वे वर्ण कहलाते हैं जिन्हें बोलते समय हमारे जो ओंठ हैं वह परस्पर मिल जाते हैं, मतलब आपस में मिल जाते हैं, और प्राण वायु यानी हमारी सांस जब उनके मिलने के बाद जब वो खुलते हैं तो बाहर निकलती है, वह हमारे ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं वे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ परस्पर मिल जाते हैं, वह ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। आप ओष्ठ व्यंजन, अब इसमें हम आगे लिख लेते हैं पहले, जैसे फिर समझेंगे इसको। जैसे पा, फा, बा, फा और लास्ट में माँ। अब हम इसी तरीके से ये भी देख सकते हैं, ये पूरा एक वर्ग है हमारा, और इस वर्ग को हम कहते हैं पा वर्ग। तो हम ये समझ सकते हैं कि पा वर्ग के आने वाले, पा वर्ग में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वह ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। अब इसकी पहचान कैसे, आप बोल के देखिए, आप 100% पहचान जाएंगे कि ये ओष्ठ व्यंजन है। पा, फा, आप देख रहे होंगे पा बोलिए, पा, पा बोलते हुए जैसा आप मुझे भी देख रहे होंगे, और आप खुद क्या नाम है जब बोलेंगे तो आप खुद महसूस कर लेंगे कि पा बोलते समय आपकी जो ओंठ है वो परस्पर मिल चुके हैं, उनमें गैप नहीं हो रहा है। पा, पा बोल के देखिए, पा बोलिए, फा बोलिए, बा, भा, और मां बोल के देखिए, मां। आप एक चीज देखते होंगे, आप पहचान की दृष्टि से ही देखिए, पा, पा से आप एक चीज जानते होंगे, आप अपने घर में पापा को पापा कहते होंगे। जब पापा बोलते होंगे तो आप खुद देख रहे होंगे कि आप पा बोलते समय, पापा बोलते समय आपके जो ओंठ हैं वह परस्पर मिल रहे हैं। इसी तरीके से आप माँ को बोलते होंगे, माँ, माँ बोलते देखिए, आप खुद पहचान जा रहे होंगे कि आपके ओंठ परस्पर मिल रहे हैं। इसी तरीके से हम यहाँ बात कर सकते हैं कि इन 5 जो वर्ण हमें दिए गए हैं वह ओष्ठ व्यंजन है। क्यों? क्योंकि वे व्यंजन या वे वर्ण जिन्हें बोलते समय हमारी जो ओंठ है वह परस्पर मिल जा रहे हैं। आगे बात करते हैं हम दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन कौन से कहलाते हैं? दंतोष्ठ व्यंजन का मतलब, दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन की अगर हम बात करें तो दंतोष्ठ व्यंजन वे व्यंजन जिन्हें बोलते समय हमारे जो दांत, जीभ हमारे दांत को भी स्पर्श कर रही है और उसके साथ हमारे ओंठों का भी परस्पर मिलन हो रहा है, वह हमारे दंतोष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाला केवल एक वर्ण है जिसे हम कहते हैं बा, जिसे हम बा से बक, ये बक वाला बा है, बक, बक वाला बा, बक, ये बकरी वाला बा है, बा से बकरी और बा से बक। इन दोनों में अंतर देखिए, आप कहीं मिला दो कि ये वाले बा को दंतोष्ठ कर दो और इस वाले को आप क्या नाम है ओष्ठ व्यंजन कर दो, तो इन दोनों में अंतर देखिए, ये दोनों में बहुत अंतर है। बा से बकरी वाला जो बा है वह हमारा ओष्ठ व्यंजन है और बा से बक वाला जो बा है हमारा वह दंतोष्ठ व्यंजन है।
इसी तरीके से ट्रिक में हमारा लास्ट रह जाता है काका। काका की अगर हम बात करें तो ये हमारा कहलाता है काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे काकल्य व्यंजन कौन सा होता है। काकल्य व्यंजन इसमें एकमात्र व्यंजन होता है, इसकी भी हम बात कर लें तो ये होता है हा। हा, हा कौन सा होता है, आप हा बोलते से ये काकल्य व्यंजन का यहाँ पे मतलब है कि वह व्यंजन जिसे बोलते समय हमारी जो सांस है और जो हमारी या प्राणवायु कह सकते हैं या वायु या सांस बोलते समय हमारे कंठ के इस वाले भाग से थोड़े से नीचे वाले भाग से निकलती है, वह हमारा काकल्य व्यंजन कहलाता है। और इसमें इकलौता आने वाला वर्ण हमारा हा है। तो आप सब समझ पा रहे होंगे, यहां हमने पढ़े थे उच्चारण की दृष्टि से हमने पढ़ लिए। पहला पढ़ा था का वर्ग से, मतलब का वर्ग किसमें, कंठ व्यंजन। दूसरा हमने पढ़ा था तालव्य व्यंजन, तीसरा पढ़ा था मूर्धन्य व्यंजन, चौथा पढ़ा था दंत व्यंजन, पांचवा ओष्ठ व्यंजन, फिर दंतोष्ठ और लास्ट में काकल्य व्यंजन। अब इसको आप कह रहे होंगे वर्ग याद करने की, वर्ग याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, इसे हम कहते हैं का चा टा था पा। ये आपके 5 वर्ग हैं। आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। कचट तप, क च ट त प। आप आगे से उठा के भी देख सकते हो, ये ट्रिक यहां से ही निकल के आई है। देखिए अगर बात करें कंठ व्यंजन का तो का वर्ग का पहला अक्षर हमने उठा लिया का, दूसरा चा वर्ग का ये उठा लिया चा, तीसरा उठा लेंगे हम टा वर्ग का टा, चौथा उठा लेंगे टा वर्ग का टा और लास्ट में हम उठा लेंगे पा वर्ग का पा। तो ये हमारे 5 वर्ग आपके सामने आ गए। कौन से, कचट तप। इसी तरीके बात कर सकते हैं का से का वर्ग, चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता से टा वर्ग और पा से पा वर्ग। आप सब लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखे थे उच्चारण के स्थान पे, दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हम अगर बात करते हैं यहां पे तो हम देख लेते हैं प्रश्न विधि के आधार पर। प्रश्न विधि के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है स्पर्श या स्पष्ट। स्पर्शी या स्पष्ट, पहला हम देख लेते हैं स्पर्शी या स्पष्ट व्यंजन। ये हमारा पहला हो गया। दूसरे की बात कर लें, दूसरा हमारा आता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तीसरा हमारा आता है नासिकीय व्यंजन। और चौथा हमारा आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। और 5वें की हम बात कर लें तो 5 में हमारा आता है लुंठित व्यंजन। इसके आगे हम बात कर लें छठे की तो छठा हमारा होता है पार्श्विक व्यंजन। इसके आगे 7वें की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन। और 8वीं की बात कर लें तो ऊष्म व्यंजन। और लास्ट बात करें हम तो ये हमारा कहलाता है संयुक्त व्यंजन।
अब हम इसमें देख लेते हैं। देखिए ज़्यादा जो आपके लिए परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं या जो महत्वपूर्ण है उनमें सबसे ज़्यादा एक नासिकीय व्यंजन पूछ लिया जाता है आपसे। अंतस्थ व्यंजनों के बारे में होती है, ऊष्म व्यंजन रहते हैं और संयुक्त व्यंजन रहते हैं। इसे हम ओरली समझ लिए। नासिकीय व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं हमारे। नासिकीय व्यंजन की अगर हम बात कर लें तो नासिकीय व्यंजन की अगर हम बात करें तो नासिकीय व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जिन्हें बोलते समय हमारी जो सांस है वह नाक के द्वारा भी निकलती है। जैसे आप बोल के देखिए, आप देखेंगे प्रत्येक वर्ग, हमने 5 वर्ग देखे थे, 5वें वर्ग का जो लास्ट वर्ण होता है हमारा, अगर हम कर लें प्रत्येक वर्ग की, का वर्ग की बात कर लें, चा वर्ग की बात कर लें, टा वर्ग और हमारा अगला था ता वर्ग और लास्ट, इन वर्गों का जो लास्ट बोलता है अंतिम वर्ण वह हमारा नासिकीय व्यंजन होता है। नासिकीय व्यंजन की हम बात करें तो आप यहाँ पे देख लीजिए, का वर्ग का लास्ट होता है ना, चा वर्ग का आपने देखा हुआ करना, इसका ता का ना और लास्ट का मा। ये जो हमारे 5 वर्ण यहाँ पे दिए गए हैं, लिखे गए हैं, ये हमारे नासिकीय व्यंजन कहते हैं। आप इनमें से एक का भी उच्चारण करके देखिए, आप माँ का उच्चारण करके देखिए, आप अपनी नाक बंद करके देखेंगे, आप माँ का उच्चारण करते समय पूर्णतः नहीं बोल पा रहे होंगे। इसी तरीके से आगे बात कर ले हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जो हमारे बोलते समय हमारे हल्के हल्के स्वर तंत्रिकाओं के साथ वायु बाहर निकलती है। इसी तरीके से ऊष्म व्यंजन की बात हम करें, ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन हमारे अच्छा अंतस्थ व्यंजन में हमारे आते हैं या, रा, ला और बा। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जिन्हें बोलते समय हमारी थोड़ी ऊष्मा, मतलब सांस में हमारी ऊष्मा, हल्की सी एनर्जी निकलती है, वह हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसमें हमारे आने वाले तीनों सा हैं, शा, सा और हा। लास्ट में हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की। संयुक्त व्यंजनों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो संयुक्त व्यंजनों को हम देखने को मिलेंगे कि ये 4 व्यंजन होते हैं। पहला हमारा होता है छा से क्षत्रिय, दूसरा होता है हमारा त्रा से त्रिशूल, तीसरा हमारा होता है या से ज्ञानी और लास्ट में होता है हमारा श्राप। ये हमारे 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं। पहले की अगर हम बात कर लें तो पहला हमारा जो बना है ये का, आधे का और शा के मेल से बना है। ठीक है, आप ये गौर से देखिएगा, पहला जो हमारा इसमें वर्ण दिया गया है वह आधा है, उसके नीचे हलंत हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यह आधा है। इसके बाद आने वाला जो हमारा वर्ण है वह पूरा वर्ण है। इसी तरीके से आगे बात कर लें तो यह हमारा आधा ता प्लस रा से मिलके बना है, मतलब इसमें हमारा जो पहला वर्ण है वह ता, आधे ता प्लस रा से बना गया। तीसरी अगर हम बात कर लें तो ये हमारे जो क्या नाम है, ज्ञा से, आप जानते होंगे ज्ञा से ज्ञानी, तो हम यहाँ पे बात कर लें तो ये आधे गा, ये तो ग्रा हो गया। यहाँ पे हम देख लें तो ये आधा मतलब ज्ञा प्लस या से मिलके बना है और लास्ट में हम बात करें श्रा तो ये हमारा जो सा और रा से मिलके बना है। अब हम इन चारों अगर व्यंजनों की बात करें तो यह संयुक्त व्यंजन इसलिए हैं क्योंकि यह 2 व्यंजनों के योग से बने हैं। इनमें आप देख रहे होंगे कि 2 व्यंजन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं प्रत्येक में। अब चारों व्यंजनों को अगर ढंग से देख रहे होंगे तो हमारे इसमें 2 वर्ण हमें देखने को मिल रहे होंगे या 2 व्यंजन हमें देखने को मिल रहे होंगे। तो ये हमारे जो व्यंजन है वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर मतलब बोलते समय हमारे 2 क्या नाम है, हम 5 जो हमारे वर्ग दिए गए हैं उनके कुछ वर्ण ऐसे हैं जिन्हें बोलते समय हमारी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। अब हम स्वर तंत्रिकाओं की अगर बात करें तो यहाँ पे स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर हमारे 2 हैं, अघोष और घोष। आघोष में से आ हटा दो, घोष बन जाएगा,
घोष को हम सघोष भी कहते हैं। ठीक है, स्वर तंत्रिकाओं पे अगर हम आधार पे बात करें तो हमारे दो तरीके के देखने को मिलते हैं। पहला हमें मिलता है क्या नाम है अघोष व्यंजन, दूसरा मिलता है हमें सघोष व्यंजन। अगर हम अघोष व्यंजन की बात कर लें तो हम पीछे 5 वर्ग पढ़ के आए। कौन से वर्ग? कचट तप। कचट तप की बात कर लें तो ये प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वह अघोष वर्ण कहलाता है। और दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा वर्ण जो है हमारा मतलब सघोष, यह हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कहलाता है। तो आप जैसे यहां देख पा रहे होंगे, मैंने भी बात करी है स्वर तंत्रिकाओं के आधार पे। स्वर तंत्रिकाओं के आधार पे मैंने दो तरीके से बांटा, अघोष और सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन की हम बात करें तो वह व्यंजन जिन्हें बोलते समय हमें कंपन की जरूरत पड़ती है, बोलते समय हमें कंपन की वो पड़ती है, वह सघोष व्यंजन कहलाते हैं। और दूसरी हम बात करें तो अघोष व्यंजन, जिन्हें बोलते, अघोष का मतलब कंपन के बिना, तो यह हमारे अघोष कहलाते हैं। इसी तरीके से हम लास्ट में बात करते हैं प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर भी हमने दो तरीके से बांटा है। पहला कहलाता है हमें अल्प प्राण। इसकी हम अगर बात कर ले तो पहला हमारा है अल्प प्राण, और दूसरा हमारा भेद जो है इसका महाप्राण। महाप्राण और अल्प प्राण वे मतलब वर्ण जिन्हें बोलते समय हमें थोड़ी सांस कम लेनी पड़ती है, मतलब सांस हमारी जो वायु हमारे मुख से निकल रही है वह बोलते समय थोड़ा कम निकले तो वह हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण की अगर हम बात कर लें तो यह प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कहलाता है। और महाप्राण की बात कर लें तो ये प्रत्येक वर्ण का दूसरा, मतलब दूसरा और चौथा। अब हम अगर यही का वर्ग की बात कर लें तो यह, इसमें हमारा आएगा का, खा नहीं आएगा, गा और णा। इसकी बात कर लें तो का, खा, गा और घा। ये हमारे दो वर्ग हमने देख लिए, स्वर तंत्रिकाओं के आधार पे देख लिए, प्राणवायु के आधार पे देख लिए, और इससे पहले उच्चारण के आधार पे हमने व्यंजन देखे थे। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको बताया, अल्प प्राण हमारे प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण दूसरा और चौथा। लास्ट में हम बात करते हैं दो हमारे व्यंजनों के भेद और रह जाते हैं, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन जैसा मैं आपको शुरुआत से बताते आ रहा हूं कि 5 वर्ग हैं, तो जो हमारे 5 वर्ग हैं वह वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। उनको छोड़ के वर्णमाला में आने वाले सभी जितने भी वर्ण हैं वह अवर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद।